भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन सिक्किम 1974 तक एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री और देश की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रयासों से 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम का भारत में शांतिपूर्ण तरीके से विलय हुआ। 26 यानी 20 दिन बाद 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा शांतिपूर्ण तरीके से दे दिया गया। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय सिक्किम पर नामग्याल राजवंश का शासन हुआ करता था। नामग्याल राजवंश ने भारत में सिक्किम के विलय के ऑफर को ठुकरा दिया था। हालांकि ये ब्रिटिश कालीन भारत था और ब्रिटिश के का अंतर्गत आता था। भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। इसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अलग अलग रियासतों का भारत में विलय किया गया। इसी क्रम में 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम की चोंग्याल, जो नामग्याल वंश के थे, अपने राजमहल के द्वार के बाहर भारतीय सैनिकों की तर्कों की खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। गमक के बाद भारतीय सेना ने राजमहल को चारों तरफ से घेर कर अपने नियंत्रण में ले लिया। सेना ने राजमहल पर उपस्थित 243 गार्ड पर तुरंत नियंत्रण पा लिया। ये सिक्किम के गार्ड थे और सिक्किम की स्वतंत्रता की समाप्ति हो गई। वहाँ के मौजूद राजा जो जनता के खिलाफ लगातार अत्याचार कर रहे थे, जनता की मांग पर उन्हें महल में कैद कर दिया गया। इसके बाद सिक्किम में भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से जनमत संग्रह कराया, जिसमें 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने के लिए अपना पक्ष रखा, यानी मत दिया। भारत ने संविधान संशोधन के बाद सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन विधेयक लाने के बाद 22वां राज्य बना दिया। 23 अप्रैल 1975 को भारतीय लोकसभा में उसी दिन बहुमत यानी इसके पक्ष में मतदान कराया गया, जिसमें के पक्ष में 299, विपक्ष में 11 मत पड़े। और 26 मई 1975 को जैसे ही फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, सिक्किम से नामग्याल वंश का शासन समाप्त हो गया। हालांकि सिक्किम 1947 को आज़ादी के बाद भारत में विलय नहीं किया गया, लेकिन ब्रिटिश कालीन भारत का हिस्सा था। आज़ादी के बाद वो भारत के अधीन आ गया। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारत सिक्किम को संरक्षण राज्य का दर्जा देगा, यानी सिक्किम के राज्य पर राजा का शासन होगा, लेकिन उसका रक्षा और विदेश मंत्रालय को भारत देखेगी। 1964 तक ऐसा ही चलता रहा। फिर नेहरू की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद सिक्किम के राजा पाल्डेन नामग्याल स्टेटस क्वो में बदलाव की मांग करने लगे। उनका तर्क था कि 1950 के समझौते में बदलाव करते हुए सिक्किम को भारतीय संरक्षक भूटान जैसा स्टेटस मिले, यानी एक अलग स्वतंत्र देश। 1967 में नामग्याल भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सीधे मुलाकात की। 4 अप्रैल 1973 को एक खास मौके पर एक घटना हुई जहां जनता का गुस्सा और भड़क गया। उस दिन चोंग्याल राजा का 50वां जन्मदिन था। राजभवन में जश्न का माहौल था। वहीं सड़कों पर राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान चोंग्याल के राजा के बेटे तेंजिंग राजभवन के रूट पर होते हुए जा रहे थे। अचानक लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बीच मार्ग में ही रोक लिया। तब उनके गार्डों ने अहंकारवश प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी और इस प्रदर्शन में 2 लोगों की जान चली गई। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए पूरे सिक्किम को बंद कर दिया, यानी सिक्किम में एक तरीके से विरोध स्वरूप चक्का जाम कर दिया गया। अगले कुछ दिनों तक सिक्किम जलता रहा। भारी लूटपाट, तबाही और इस हिंसा को देखने के बाद राजा को अपनी सत्ता जाती दिखी। चोंग्याल को भारत से मदद मांगनी पड़ी।
8 अप्रैल के दिन सिक्किम और भारत के बीच एक लिखित समझौता फिर हुआ, जिसके अनुसार भारत सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेगा और सिक्किम पुलिस भारतीय सेना के अंतर्गत काम करेगी, जिसके बाद शांति हो गई। सिक्किम नेशनल पार्टी ने भी अपने बंद को वापस ले लिया। 8 मई को एक और समझौता हुआ। ये समझौते धीरे धीरे भारत की नींव को मजबूत कर रहे थे, जिसके तहत चोंग्याल राजा के पास सिर्फ राजभवन और वहां के गार्ड का नियंत्रण रह गया। जनता इनके शासन से त्रस्त थी। मामला काफ़ी हद तक सुलझ चुका था, लेकिन काओ जो रॉ के चीफ थे के सामने एक और परेशानी थी। इंदिरा गांधी ने काओ से कहा था कि सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय कराना ही है। इससे कम वो किसी और सूरत पर तैयार भी न थी, यानी राजभवन और वहाँ के मौजूद गार्ड भारत के नियंत्रण में आने वाले थे। इंदिरा गांधी को सभी समझते हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा था जिस पर पेच फंस सकता था। सिक्किम में सिर्फ राजशाही ही एक पक्ष था। वहाँ पर भोटिया जनजाति, नेपाली कम्युनिटी भी ताकत रखती थी। चुनाव होने की स्थिति में अगर ये पक्ष ज़्यादा सीटें अपने कब्जे में लाते तो भारत में विलय की राह कठिन हो जाती। भारत में विलय के प्लान को खटाई में जाता देख काओ ने BN बनर्जी को एक लक्ष्य सौंपा कि पूरे सिक्किम में प्रचारित कर दिया जाए कि सिक्किम और दार्जिलिंग के विकास में ज़मीन आसमान का अंतर है। सिक्किम में ऐसा ही किया गया और कहा गया सिक्किम के विकास के लिए भारत की संसद में सिक्किम का प्रतिनिधित्व जरूरी है, जो बिना भारत में विलय के संभव ही नहीं है। काओ अपने लक्ष्य में सफल होते दिखे। फिर चुनाव के बाद विधानसभा में कम से कम 70% मेंबर भारत के पक्ष में हों, ताकि विलय में कोई दिक्कत भी ना आए। अलग अलग काओ के नेतृत्व में प्लान तैयार किए जाने लगे। काओ की इच्छा अनुसार काजी कि सिक्किम नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। चोंग्याल को अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ लोकतंत्र आने वाला है, तभी तो जनता ने बहुमत दिया है। अब राजभवन भी उनके हिस्से में नहीं आना है, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह मुद्दा उठाना शुरू किया। इसे देखते हुए राव ने सिक्किम ऑपरेशन के आखिरी हिस्से को पूरा करना जल्द शुरू कर दिया, और ये जरूरी भी था कि बिना खून खराबे के राजभवन भी नियंत्रण में आ जाए। लगातार जनता लोकतंत्र की बहाली चाहता था। राजा अपना निरंकुश शासन। इस काम की शुरुआत विधानसभा से होनी थी, जहां कांजी और उनकी पार्टी ने द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 सदन में पेश किया। एक्ट पारित हुआ। सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट बन गया। पूर्ण राज्य बनाने के लिए जनमत संग्रह जरूरी था। इससे पहले एक आखिरी कदम जरूरी था, यानी राजभवन को अपने नियंत्रण में लेना, क्योंकि जब तक किसी भी शासन क्षेत्र को कब्जे में नहीं लिया जाता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। भारी मात्रा में वहाँ सिक्किम गार्ड तैनात थे। ये सब राजा के प्रति निष्ठा रखते थे। बिना विधानसभा की अनुमति के सीधे राजभवन पर कब्जा नहीं कर सकती थी, लेकिन रा के प्लान ने पूरी तरीके से लोकतंत्र की बहाली के लिए गंगटोक में प्रदर्शन शुरू कराए और मांग उठी राजभवन को भारत के अधीन किया जाए और सिक्किम गार्ड को वहां से हटाया जाए, क्योंकि ये जनता का आदेश था। इसके बाद चोंग्याल को लेकर योजना तैयार हुई, जिसके अनुसार चोंग्याल को राजभवन से हटाकर इंडिया हाउस में ले जाया गया और बाद में उन्हें गंगटोक के बाहर एक गेस्ट हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सब ज़मीनी स्तर पर तैयार हो गया, जिसके बाद सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी ने भारतीय अधिकारियों को 2 पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने सेना के हस्तक्षेप की मांग की। इसके बाद वहाँ की चुनी हुई
सरकार की मांग को 8 अप्रैल के रोज ब्रिगेडियर दीपेन सिंह के नेतृत्व में सेना की 3 बटालियन राजभवन पहुंची। सिक्किम गार्ड ने थोड़ा स्टेटस दिखाया, लेकिन 20 मिनट के अंदर ही राजभवन को कब्जे में ले लिया गया। थोड़ी नानुपुर के बाद शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी खून खराबे के पूरे सिक्किम में विधानसभा की देखरेख में एक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 97.5% सिक्किम की जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। अभी भी बाकी है सिक्किम की कहानी। राजमहल पर अधिकार जमाने के बाद उसका भारत में विलय कराना आसान भी न था, क्योंकि उस समय चीन का विरोध हो रहा था। उस समय चीन भारत में एक युद्ध भी करके जीत चुका था। 1962 में वह खुलकर भारत का विरोध करते हुए सीधे दबाव बना रहा था। इंदिरा गांधी की कूटनीति के आगे चीन की उस समय भी एक न चली। चीन के अलावा नेपाल के नागरिक भी इस विलय के विरोध में थे। चोंग्याल को पद से हटाने और विलय की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही थी और विदेशी हस्तक्षेप को देखते हुए लगातार नीतियां बदली गईं और कोई कुछ ना समझ पाया कि चोंग्याल ने 8 मई को समझौते पर अपने हस्ताक्षर करते हुए सिक्किम को भारत को देते हुए वहां पर लोकतंत्र की बहाली के रास्ते साफ कर राजतंत्र का अंत यानी सिग्नेचर से कर दिया। 2002 में चीन को पटखनी खानी पड़ी, उसे लज्जा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके कठपुतली चोंग्याल कोमाजी चीन सरकार द्वारा घोषित लामा थे। एक नाटकीय अंदाज में तिब्बत से भागकर भारत शासित सिक्किम के रुस्तम मठ में जा पहुँचे। चीनी अधिकारी इस धर्म संकट में थे, किस बात का विरोध भारत सरकार से कैसे करें, क्योंकि अब तक तो वो सिक्किम को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते थे। बातों को मानने का मतलब था कि भारत के सिक्किम के अधिकार को ताजुब देना और भारत के इस मत को स्पष्ट तौर पर स्वीकारना कि सिक्किम अब भारत का हिस्सा है। चीन का भी हजम नहीं कर सकता था, लेकिन चीन को ये सत्य भी हजम करना पड़ा और इस तरीके से चीन का विरोध खत्म हुआ और चीन ने माना और भारत में आए अपने नाटकीय दलाई लामा के पक्ष में विरोध भी दर्ज कराया। तब से अब तक भारत के इस राज्य को चीन का भी समर्थन हासिल है। वो अलग बात है, चीन अलग अलग जगह पर विवाद पैदा करके विस्तारवाद की नीति पर चलता है। इस तरीके से भारत में सिक्किम का विलय हुआ। वीडियो कैसा रहा निष्पक्ष नज़रिया पर देखते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने अलग अलग तथ्यों को जांचा परखा और निकाल कर आपके सामने लाए। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम धीरे धीरे अपने वीडियो में कुछ नवीनीकरण और प्रयोग करते हुए आपके सामने ऐसे ही मुद्दे रखते रहेंगे। जय हिंद।